ये हमारे पास एक नई कुंडली आई है, इसका हम एनालाइज़ करेंगे। इसमें बर्थ डिटेल और व्यक्ति का नाम नहीं बताया जाता है। सबसे पहले इनके जन्म नक्षत्र पे चलते हैं। इनका जन्म नक्षत्र है हस्त। हस्त नक्षत्र जो होता है चंद्रमा का नक्षत्र है, अच्छा नक्षत्र है। षडबल में सबसे अधिक बलवान इनके गुरु है, चंद्रमा है, शनि है, सूर्य है। ये क्रमशः बलवान है, सबसे अधिक गुरु, फिर चंद्र, शनि, सूर्य। लग्न उत्तराषाढ़ नक्षत्र में है, जो सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में है, शुक्र के नक्षत्र में, चंद्रमा हस्त नक्षत्र में, मंगल कृत्तिका में, बुध मूल में, गुरु आश्लेषा में है। गुरु यहाँ देखेंगे आप आश्लेषा में है। उसके बाद शुक्र उत्तराषाढ़ नक्षत्र में है, शनि भी उत्तराषाढ़ा में है, राहु भी उत्तराषाढ़ा में है और केतु पुष्य नक्षत्र में है। आप इस कुंडली में देखेंगे तो अधिकतर जो नक्षत्र में ग्रह बैठे हुए हैं वह सूर्य के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। लग्न भी उत्तराषाढ़ा में है। उसके बाद यहाँ देखेंगे आप गुरु और उसका शुक्र भी उत्तराषाढ़ा में, शनि भी उत्तराषाढ़ा में, राहु भी उत्तराषाढ़ा में है। लग्न तो ठीक है, ये शुक्र शनि की युति ठीक है, राहु भी उत्तराषाढ़ा में है। पाया चांदी है, वर्ण वैश्य है, योनि महिष है और गण ये देवता गण के हैं। ये एक अच्छी स्थिति है देवता गण के, क्योंकि षडबल में गुरु भी सबसे अधिक बलवान है। ऐसे व्यक्ति ज्ञानी विवेकी होता है और ऐसे में देवता गण मिलना ये एक अच्छी स्थिति है। लग्न देखेंगे आप, लग्न में ही शुक्र शनि और राहु की मकर लग्न की कुंडली है। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये केंद्र त्रिकोण का राजयोग है। शनि जो है लग्न के स्वामी हैं, शुक्र त्रिकोण के स्वामी हो रखे हैं। यहाँ पर दो केंद्र के स्वामी लग्न में ही बैठे हुए शनि के साथ है और राहु भी युति। राहु किसी भी राजयोग को या किसी दुर्योग को एक अच्छा फल देते हैं, तो इस राजयोग के लिए काफ़ी अच्छा फल राहु इस राजयोग को बढ़ाएंगे। हालांकि शनि और राहु का एक साथ बैठना ये एक अलग खराब फल है होता है इसका, क्योंकि शनि राहु श्रापित दोष भी बनाते हैं, तो ये दुर्योग भी है। लेकिन जब अगर भौतिक इच्छाओं की बात करेंगे, हम धन की बात करेंगे, जीवन में भौतिक इच्छाओं की पूर्ति की बात करेंगे, तब ये राजयोग बहुत सुंदर स्थिति है। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो इन तीनों ग्रहों ने नक्षत्र भी एक ही मिला हुआ है। शुक्र उत्तराषाढ़ा में, शनि भी उत्तराषाढ़ा में, राहु भी उत्तराषाढ़ा में ही है। तो ये युति जो हो रखी है तीनों ग्रहों की, बहुत स्ट्रांग युति हो रखी है, तो ये पूर्ण रूप से इस राजयोग का फल अच्छा मिलेगा। मकर लग्न कुंडली है, शनि लग्न में ही बैठे हुए हैं, ये एक अच्छी स्थिति है। लग्न के ऊपर गुरु की दृष्टि जा रही है और जो शनि है यहाँ पे धन भाव के जो स्वामी हैं, तो धनेश के ऊपर और केंद्र त्रिकोण के जो स्वामी ने युति कर लिया उसके ऊपर गुरु की दृष्टि जाना, ये बहुत सुंदर स्थिति है। एक ये राजयोग धनयोग दोनों बहुत अच्छा बना हुआ है। ये द्वितीय भाव पर, इस कुंडली के द्वितीय भाव पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं जाती दिख रही है। हाँ, द्वितीय भाव पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं है। और इसका जो स्वामी है शनि, वह शुभ ग्रह के साथ शुक्र के साथ युति कर लिया है, गुरु की दृष्टि जा रही है, ये एक अच्छी स्थिति है। धन योग, राजयोग वाणी के लिए और किसी भी प्रकार के अगर हम फाइनेंशियली बात किया जाए तो उसको लेकर के स्टेबिलिटी ये देंगे। तृतीय भाव के स्वामी होते हैं गुरु, जो उच्च के बैठे हुए हैं। यहाँ से भाई बहनों का सहयोग एक दिख रहा है यहाँ पे, मतलब भाई बहनों से एक प्रेम लगाव बना रहेगा। समय समय पर थोड़ी परेशानी आएगी क्योंकि केतु यहाँ पे बैठे हुए हैं और शनि की यहाँ से दृष्टि भी जा रही है, तो बीच में थोड़ी परेशानी आना, पर गुरु उच्च के बैठे हुए हैं तो ये अपना फल ये अच्छा देंगे। उसके बाद चतुर्थ भाव पर चलते हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं मंगल। मंगल त्रिकोण में ही बैठे हुए हैं और यहाँ पर हालांकि किसी शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है, राहु से दृष्ट हो रखे हैं, तो ये मंगल इस भाव में थोड़ा संतान को लेकर के थोड़ी परेशानी देंगे, गर्भ जल्दी ठहरने नहीं देंगे यहाँ पर। और आप देखेंगे तो मंगल बैठे भी हुए हैं कृत्तिका नक्षत्र में, जो है सूर्य का नक्षत्र है। इस कुंडली में अधिकतर जो ग्रह बैठे हुए हैं सूर्य के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, जैसे मैंने उत्तराषाढ़ा बताया ये 3 ग्रह, और मंगल भी जो है कृत्तिका नक्षत्र में बैठे हुए हैं। मंगल खुद अग्निकारक ग्रह है। ये नक्षत्र जो है कृत्तिका, ये भी अग्निकारक नक्षत्र है और साथ ही साथ ये सूर्य जो है अग्निकारक ग्रह है जो अष्टमेश है। हालांकि सूर्य को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है, लेकिन सूर्य के नक्षत्र में बैठे हुए हैं तो यहाँ मंगल गर्भ ठहरने में, गर्भ बनने में थोड़ी परेशानी देंगे। लेकिन जो संतान का कारक होता है और पंचम भाव का कारक है, गुरु उच्च का है, तो संतान को लेकर के कोई मेजर परेशानी नहीं है। छठे भाव पे चलते, छठे भाव का स्वामी बुध है जो द्वादश भाव में बैठा हुआ है सूर्य के साथ। इन दोनों ग्रहों की युति हो रखी है और यहाँ से मंगल की 8वीं दृष्टि जा रही है। ठीक है, शत्रुहंता योग बना हुआ है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। सप्तम भाव पर जाते हैं तो गुरु और केतु बैठे हुए हैं कर्क राशि के। इस भाव का स्वामी चंद्रमा
बुध की राशि में बैठा हुआ है केंद्र त्रिकोण में, वैवाहिक जीवन को लेकर कोई खास परेशानी नहीं आ रही है। हालांकि एक 3 क्रूर ग्रहों का प्रभाव है इस पे, तो कभी कभी मतभेद, लेकिन ऐसी कोई मेजर परेशानी नहीं है, क्योंकि पति का कारक जो होता है गुरु वह उच्च का हो रखा है, तो इस भाव को लेकर के ज़्यादा नुकसान तो नहीं करेंगे। और गुरु जो है यहाँ पे द्वादश भाव के भी स्वामी हो रखे हैं, तो कभी कभी मतभेद की स्थिति रहेगी। अष्टम भाव का पे चलता है। अष्टम भाव के स्वामी सूर्य है जो द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, केंद्र में शनि बैठे हुए हैं। आयु को लेकर के कोई खतरा नहीं है, पर बीच बीच में स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी आएगी। नवम भाव के स्वामी बुध होते हैं, द्वादश भाव में बैठे हुए हैं और चंद्रमा इस भाव में बैठे हुए हैं। कभी कभी घूमने फिरने का योग स्ट्रांगली बना हुआ है, उसको लेकर के धन खर्च होगा। कभी कभी धर्म के काम काज में भी पैसे खर्च होंगे, ये एक अच्छी स्थिति बनी हुई है। दसम भाव का स्वामी शुक्र है, लग्न में ही बैठे हुए काम काज को लेकर के। अगर भविष्य में ये कभी अभी काम काज करती हैं या भविष्य में कभी करना चाहते हैं, तो काम काज को लेकर के एक अच्छा योग बना हुआ है, क्योंकि इस भाव का स्वामी शुक्र होता है जो राजयोग बना करके बैठा हुआ है। इस भाव का स्वामी मंगल है, मंगल की अपने ही भाव पर दृष्टि जा रही है। धन योग एक अच्छा बना हुआ है, मतलब कि अर्निंग का योग अच्छा बना हुआ है। यहाँ से गुरु जो धन का कारक है वह भी इस भाव को देख रहा है और इस भाव का कारक भी होता है, तो धन योग एक अच्छा बना हुआ है इस कुंडली में। द्वादश भाव में सूर्य बुध की युति, कभी कभी व्यक्ति अधिक बोलता है, ऐसी स्थिति में कभी कभी अपने एडवाइस भी कई बार देता है व्यक्ति ज़्यादा। और कभी कभी सूर्य बुध इस भाव में बैठ करके वाणी में भी कभी कभी कटुता दे देते हैं, मतलब वाणी को कभी कुछ ऐसा कहना कि सामने वाले व्यक्ति को किसी को बुरा लग जाए, इस प्रकार की स्थिति बनती है। हालांकि बुध और सूर्य की युति धर्मपरायण के लिए बहुत अच्छा योग है। नवमांश कुंडली पर चलते हैं। ये लग्न कुंडली में ऐसी कोई मेजर परेशानी नहीं दिखी है, हल्की फुल्की संतान को लेकर के परेशानी है, और बाकी और कोई परेशानी मेजर नहीं है, बल्कि सुंदर ये राजयोग बना हुआ है और गुरु की दृष्टि जा रही है। नवमांश कुंडली पर चलते हैं। नवमांश कुंडली के लग्न में ही शनि है। अच्छा, लग्न वर्गोत्तम हो रखा है, लग्न का मकर लग्न का है, नवमांश मकर लग्न का है। ये वैवाहिक जीवन के लिए बहुत सुंदर स्थिति रहती है, और साथ ही साथ जो राजयोग लग्न में बना हुआ है वही नवमांश में भी हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि राजयोग जब अपना फल देने पर आएगा, या राजयोग जब भी अपना फल देता है, तो वह दोनों कुंडली के अनुसार अच्छा फल देगा। मकर लग्न है, लग्न में ही शनि बैठे हुए हैं, एक अच्छी स्थिति है, मतलब कि यहाँ पे जो धन का स्वामी है वह जो है अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है। नवमांश कुंडली में भी एक अच्छी, मंगल राहु के द्वितीय भाव पर बैठे हुए हैं। ये खान पान को लेकर के थोड़ी परेशानी दे देते हैं। कभी कभी व्यक्ति का खान पान जो होता है वह ज़्यादा तेल मसाले वाली स्थिति बनाते हैं, क्योंकि ये नवमांश कुंडली वैवाहिक जीवन का भी है, तो ये परिवार का भाव भी है, कुटुंब का है, तो कुटुंब से विच्छेदात्मक स्थिति, कुटुंब से जल्दी से ना बन पाना, उस प्रकार की स्थिति नज़र आ रही है। और ये पति की जो वाणी है या पति का भी खान पान थोड़ा ये बिगाड़ेंगे, किसी प्रकार से कुछ ऐसा कुछ खाने का शौकीन जो शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। और मंगल राहु जो है ये वाणी, कभी कभी हस्बैंड की वाणी को भी अगर हम बात करें तो उनकी वाणी में भी उग्रता दे देंगे। शुक्र उच्च के बैठे हुए हैं, इस कुंडली में शुक्र भी केंद्र त्रिकोण के स्वामी हो रखे हैं। यहाँ पे कामकाज को लेकर के अच्छी स्थिति है, और यहाँ पे भी केंद्र के त्रिकोण के स्वामी हो रखे हैं। शुक्र कामकाज को लेकर के बहुत अच्छी स्थिति है। अगर शेयर मार्केट या किसी प्रकार के लॉन्ग टाइम में, हालांकि मंगल यहाँ पे थोड़ी दिक्कत दे देंगे, और इस भाव पे राहु की दृष्टि जा रही है, लेकिन थोड़ा लॉन्ग टाइम में इन्वेस्ट करना हो किसी प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में, तो उसको लेकर के अच्छी स्थिति है। और मंगल जो है यहाँ पे सूर्य के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, द्वादश नक्षत्र में, तो थोड़ा शॉर्ट टाइम अर्निंग के लिए मैं उतना ज़्यादा सपोर्टिव नहीं कहूँगा, लेकिन लॉन्ग टाइम में अर्निंग कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ये। चौथे भाव में बुध बैठे हुए हैं, पति हस्बैंड वाइफ में प्रेम अच्छा रहेगा। जो सप्तम भाव के स्वामी हैं, लग्न कुंडली से भी और नवमांश कुंडली से भी चंद्रमा उच्च के बैठे हुए हैं और पक्ष बली भी हो रखे हैं, तो वैवाहिक जीवन में हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रेम अच्छा रहेगा। यहाँ पे तृतीय भाव के में ठीक अच्छी स्थिति है। चतुर्थ भाव का स्वामी उच्च का है, केतु बैठे हुए हैं। ये सूर्य यहाँ पे नीच के हो गए हैं। यहाँ पे अष्टम भाव के स्वामी हैं, यहाँ पे भी अष्टम भाव के स्वामी हैं। ये कभी कभी कामकाज को लेकर के परेशानी दे देंगे, मतलब कि जो हस्बैंड वाइफ मिल कर के जो समाज के लिए या स्वयं के लिए कामकाज करेंगे, उसमें उस प्रकार से नाम नहीं मिल पाएगा, तो उस नाम की कमी करेंगे। और बाकी इस कुंडली में गुरु भी अच्छी स्थिति में है, जो हस्बैंड के सपोर्ट को रिप्रेजेंट करता है। गुरु पूर्ण रूप से बली है। यहाँ लग्न कुंडली में गुरु उच्च के बैठे हुए हैं, हस्बैंड का सपोर्ट मिल जाएगा। दसमांश कुंडली ये मुख्य रूप से कामकाज को लेकर के है, चाहे वो नौकरी हो चाहे व्यापार हो, उसकी कुंडली होती है ये। लग्न में राहु बैठे हुए हैं, तुला लग्न है, लग्नेश बैठे हुए हैं।
धन स्थान में कामकाज को लेकर के कभी नौकरी की तरफ जाना या कभी बिजनेस की तरफ जाना, उस प्रकार से मन भटकेगा, क्योंकि लग्न में ही राहु बैठे हुए हैं। तो ये मन कई प्रकार के भ्रम की स्थिति बनाता है कि ये भी करना चाहिए, इस प्रकार से भी करना चाहिए, इस प्रकार से भी करना चाहिए। अलग अलग मन में थॉट्स को, अलग अलग प्रकार के आइडियाज़ को लेकर के आएगा मन में, मतलब जल्दी से उन पे काम नहीं करने देगा, लेकिन दिमाग में इस प्रकार की स्थिति चलती रहेगी काम काज को लेकर के खास। अच्छा, दसवांश कुंडली में शनि चंद्रमा की युति हो रखी है। काम काज को लेकर के कभी चिंता बने रहे, टेंशन बने रहे, किसी ना किसी प्रकार से मन दुखी हो काम काज को लेकर के विशेष रूप से, या नींद में परेशानी आए, तो इस प्रकार की स्थिति शनि चंद्रमा देंगे। मतलब ये वर्क प्रेशर कभी कभी ज़्यादा दे देंगे शनि चंद्रमा की युति। और बाकी अगर इस कुंडली में बात किया जाए, दसम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, जो यहाँ से काम काज को लेकर सूर्य नीच के हो रखे थे। दसम भाव में सूर्य जो है कर्क राशि के बैठे हुए हैं, अच्छी स्थिति कही जाएगी इसको। मतलब काम काज को लेकर के एक सपोर्ट, या अगर हम कहें कई व्यक्ति अगर जान पहचान बनानी चाहे, समाज में मान सम्मान पाना चाहे, तो हम अपने काम काज को लेकर के, या जहाँ पर वो व्यक्ति काम करेगा वहाँ पे वहाँ के लोग मान सम्मान करेंगे। गुरु धन स्थान पे बैठे हुए, लाभ स्थान पे इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। होरा कुंडली पे चलते हैं। कर्क लग्न की इनकी होरा है, चंद्रमा अपने ही स्वराशि के बैठे हुए हैं, और लग्न कुंडली में जो शनि इस भाव के स्वामी धन के, वह भी इसी कुंडली में यहाँ पर बैठे हुए हैं। शनि भी इस कुंडली में बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये धन योग बहुत अच्छा बना हुआ है। मतलब फाइनेंशियली कोई मेजर चैलेंजेस नहीं आएंगे। धन योग और राजयोग बहुत अच्छी बनी हुई है इस कुंडली के अनुसार। अष्टक वर्ग पे चलते हैं। अष्टक वर्ग में लग्न में 22 अंक में, इसमें एवरेज पॉइंट जो 28 होना चाहिए। यहाँ पे 22 अंक मिले हुए हैं। स्वास्थ्य को लेकर के कभी कभी शारीरिक क्षमता में कभी कभी दिक्कत रहेगी। स्वास्थ्य में कभी एक ये हो सकता है कमजोरीपन लगे, या स्वास्थ्य को लेकर के कभी कभी परेशानी है, उस प्रकार की स्थिति नज़र आ रही है। द्वितीय भाव पे 31 पॉइंट बने हुए हैं। यहाँ से भी कुंडली में धन योग अच्छा दिख रहा है, लग्न कुंडली से भी राजयोग दिख रहा है, और इसमें भी 31 पॉइंट मिले हुए हैं। मतलब फाइनेंशियली फ्रीडम बीच बीच में मिलेगा, अच्छा मिलेगा। धन योग कुंडली में अच्छा बना हुआ है। 28 पॉइंट यहाँ पे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी 28 पॉइंट है। घर गाड़ी का सुख अच्छा मिल जाएगा। यहाँ पे एवरेज पॉइंट जो है वो 32, हाँ 32 है यहाँ पर, ठीक है, अच्छी स्थिति। जो संतान को लेकर के यहाँ पे थोड़ी परेशानी नज़र आ रही थी, और शेयर मार्केट या किसी प्रकार से शॉर्ट टाइम अर्निंग को लेकर परेशानी नज़र आ रही थी, यहाँ पर उसकी पूर्ति हो गई है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि शॉर्ट टाइम में अर्निंग करेंगे, क्योंकि इस भाव का जो स्वामी है शुक्र, वह भी सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है, और मंगल जो इस भाव में बैठा हुआ है वो भी सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है, और सूर्य स्वयं यहाँ पर जाकर के द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। तो ये नुकसान भी करवाएंगे किसी शॉर्ट टाइम अर्निंग में। तो शॉर्ट टाइम में अर्निंग ना करके लॉन्ग टाइम में आप इन्वेस्टमेंट करिए। मतलब लॉन्ग टाइम में आप कहीं पे पैसा लगा सकते हैं, शॉर्ट टाइम में नहीं। शॉर्ट टाइम में रिस्क रहेगा। उसके बाद यहाँ पे 30 पॉइंट मिले हुए हैं, यहाँ पे 22 पॉइंट मिले हुए हैं। लाइफ में चैलेंजेस थोड़ा आएंगे, ठीक है। ये थोड़ा इस चीज़ को लेकर के संभल के रहना है। मतलब चैलेंजेस आएंगे तो उनको एक्सेप्ट करना। बस कभी कभी स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा एक कमजोरी महसूस होना, थोड़ा थकान महसूस हो रहा है, इस प्रकार की स्थिति बनेगी। इसमें 25 पॉइंट बने हुए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अष्टम भाव में 23 पॉइंट बने हुए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 26 पॉइंट बने हुए हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो थोड़ा भाग्य का साथ हमें कम दिख रहा है। तो भाग्येश जो है वो द्वादश भाव में गए हुए हैं, और यहाँ पर चंद्रमा बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी कम पॉइंट दिख रहे हैं हमें, 26 पॉइंट। कभी कभी भाग्य के साथ उतने अच्छे से नहीं मिल पाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम कर्म की बात करें, यहाँ पे 35 पॉइंट बने हुए हैं, ये एक अच्छी स्थिति है काम काज को लेकर के। और यहाँ पे 36 पॉइंट है। अर्निंग, इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। व्यक्ति के मन में अगर कुछ इच्छाएं होंगी तो उस इच्छाओं की पूर्ति होगी। यहाँ पे 21 पॉइंट बने हुए हैं, ये खर्च का भाव है, ये धन का भाव है। तो यहाँ पे 31 है, यहाँ पे 21 पॉइंट है। तो खर्च पैसा होगा, लेकिन पैसा बच भी जाएगा। मतलब कि कोई फाइनेंशियली ज़्यादा चैलेंजेस नहीं आएंगे इस कुंडली के अनुसार। बहुत अच्छी स्थिति है, कामकाज को लेकर के अच्छी स्थिति है, अर्निंग को लेकर के अच्छी स्थिति है। और अगर हम बात करें तो संतान को लेकर अच्छी स्थिति है। कुंडली में बहुत सुंदर स्थिति बनी हुई है। महादशा करंट में भी गुरु की महादशा चल रही है, और गुरु में शनि का अंतर चल रहा है, ये 2027 तक चलेगा। अब हम गुरु को देखें, गुरु शनि को, गुरु शनि ने परस्पर दृष्टि संबंध है, तो धन को लेकर के तो अच्छी स्थिति है। लेकिन गुरु जो है यहाँ पे व्यय भाव के भी स्वामी हो रखे, तृतीय भाव के। तो गुरु यहाँ पे कभी कभी पेट की समस्या देंगे, और गुरु स्वास्थ्य को लेकर के बीच बीच में परेशानी देंगे, क्योंकि गुरु इस कुंडली के लिए मारक ग्रह है। क्योंकि लग्न में ही गुरु की नीच की राशि बनी हुई है। हालांकि धन को लेकर के एक अच्छी स्थिति है।
थोड़ा थोड़ा बीच बीच में चैलेंजेस दे देंगे गुरु। लेकिन हालांकि जब गुरु की महादशा में गुरु का ही अंतर चल रहा था तब ये चैलेंजेस ज़्यादा देते। अब करंट में गुरु में शनि की अंतर्दशा चल रही है तो परिस्थिति में सुधार आएगा, अच्छा बदलाव आएगा और ये 2027 तक है, बहुत अच्छी स्थिति है। गोचर की बात करें, गोचर में मैं गुरु शनि राहु केतु को लेता हूँ क्योंकि इनका जो गोचर का टाइम पीरियड होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, लंबा होता है। गुरु राहु केतु का लगभग 1 साल, उससे थोड़ा ज़्यादा। शनि का लगभग 2.5 साल। शनि अभी करंट में इस भाव में गोचर कर रहे हैं, यहाँ से संतान भाव को देख रहे हैं, थोड़ा यहाँ पे संतान होने में दिक्कत देंगे, गर्भ ठहरने में थोड़ी दिक्कत देंगे। यहाँ पे इस भाव को लेकर शनि का गोचर मेहनत के लिए अच्छा है, ठीक है। यहाँ से सप्तम भाव पर देख रहे हैं, चंद्रमा के ऊपर दृष्टि जाएगी, किसी ना किसी प्रकार से मानसिक तनाव की स्थिति बनेगी। और यहाँ से द्वादश भाव को भी देख रहे हैं, पैसे खर्च होने की स्थिति भी दिख रही है। शनि की अभी गोचर उतना अच्छा नहीं माना जाएगा, इस भाव में तो ठीक है लेकिन जहाँ जहाँ दृष्टि जा रही है उनको लेकर के अच्छा नहीं मान जाएगा। गुरु का गोचर भी 6ठे भाव में चल रहा है, थोड़े फाइनेंशियली चैलेंजेस अब इस टाइम पर आ सकते हैं बीच बीच में। गुरु इस भाव में गोचर कर रहे हैं, हालांकि यहाँ से गुरु की दृष्टि जा रही है, इस पंचम नवम दृष्टि यहाँ पे जा रही है और 7वीं दृष्टि यहाँ पे, पंचम दृष्टि यहाँ पे। कामकाज को लेकर के अच्छी स्थिति नज़र आ रही है। यहाँ पे थोड़ा बहुत फाइनेंशियली चैलेंजेस इस टाइम पे आएंगे। और अगर हम बात करें राहु केतु की, तो राहु केतु का गोचर अभी करंट में इस भाव पे चल रहा है। राहु यहाँ पे बैठे चल रहे हैं और केतु इस भाव में चल रहे हैं। तो केतु इस भाव में पेट की समस्या थोड़े बीच में देंगे। अगर किसी प्रकार की कोई चोट वगैरह लगती है, मतलब कि थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा चोट चपेट को लेकर के। और अगर स्वास्थ्य में कोई परेशानी आ रही है तो उसको लेकर के थोड़ी एक क्रिटिकल कंडीशन केतु यहाँ पे बना सकते हैं। और राहु का गोचर इस भाव में एक अच्छा जा रहा है क्योंकि गुरु की दृष्टि से दृष्ट है, तो अचानक धन लाभ की भी स्थिति नज़र आ रही है। मतलब धन खर्च होने की स्थिति भी और धन लाभ की भी स्थिति अच्छी नज़र आ रही है इस कुंडली के अनुसार। अगर ये किसी प्रकार का काम काज करते हैं, किसी न किसी प्रकार से पैसों का लेन देन करते हैं, तो धन योग अब इस समय पर धन का भी स्थिति अच्छी नज़र आ रही है। तो इस कुंडली का ये संपूर्ण फलादेश हो गया है। बाकी इनका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन था नहीं, सिर्फ इनका जनरल एनालाइज करना था इस कुंडली को। बाकी इनका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है तो वो मैं इनको पर्सनली गाइड कर दूंगा। उपाय के लिए मैं इनसे कहूँगा, अगर ये उपाय करना चाहें तो मुख्य रूप से एक तो सूर्य के लिए, क्योंकि सूर्य भी दशमांश नवमांश कुंडली में नीच के हो रखे हैं और दशमांश कुंडली में भी कर्क राशि के बैठे हुए हैं। यहाँ पे तो फल अच्छा है, लेकिन सूर्य के लिए एक मुखी रुद्राक्ष इनको पहनना अच्छा रहेगा, एक मुखी रुद्राक्ष। बुध के लिए ठीक है, ये मरगज के गणेश जी आते हैं, उनकी आराधना करना इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मरगज के गणेश जी आते हैं, मार्केट में पता करेंगे 300-400 रुपये की उनकी छोटी सी मूर्ति मिल जाती है, उनकी आराधना करना अच्छा रहेगा बुध के लिए। और स्टोन की अगर बात किया जाए तो इनके लिए शुक्र के लिए स्टोन पहनना अच्छा रहेगा, शुक्र के लिए ओपल पहनिए। और बजट अगर अच्छा रहेगा तो हीरा भी पहन सकते हैं, सबसे अच्छा है ओपल पहने। ओपल का रिज़ल्ट जो है वो प्रैक्टिकली मैंने देखा हुआ है, अच्छा रिजल्ट मिलता है, ओपल ये धारण करें। शनि के लिए अगर पहनना चाहे तो ये उपरत्न पहने। शनि के लिए नीली आता है, नीलम ना पहने, नीली पहने, शनि के लिए अच्छा रहेगा। शुक्र शनि की युति भी हो रखी है कुंडली में, तो राजयोग अच्छा मिलेगा। मतलब 2 स्टोन ये पहन सकते हैं, शुक्र के लिए ओपल, शनि के लिए नीली। राहु के लिए स्टोन नहीं पहनना है, केतु के लिए नहीं, गुरु के लिए भी अगर पहनना चाहे तो 5 मुखी रुद्राक्ष अच्छा रहता है। 5 मुखी रुद्राक्ष वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य को लेकर के भी अच्छा रहेगा। गुरु यहाँ पे बीच बीच में, क्योंकि गुरु इस कुंडली के लिए मारक ग्रह हैं, उच्च के बैठे हुए हैं, तो ये थोड़ा अपनी दशा के टाइम पे पेट की समस्या, लीवर की समस्या थोड़ा बीच बीच में दे सकते हैं। मतलब कि पाचन क्रिया को लेकर के अपच की परेशानी, कब्ज की परेशानी इस प्रकार के दे सकते हैं। तो गुरु के लिए भी 5 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं ये, इनके लिए ये उपाय है। अगर इनके इष्ट देव की आराधना की बात करूँ तो सबसे अच्छा रहेगा ये भगवान शिव की आराधना करें, सबसे अच्छा है इनके लिए। और ये हनुमान जी की भी आराधना कर सकती है, शिव जी और हनुमान जी की आराधना करना इनके लिए सर्वोत्तम रहने वाला है। धन्यवाद, आशा करता हूँ ये कुंडली आपको समझ में आई होगी। इसी प्रकार से अगर आप भी अपनी कुंडली का एनालाइज करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे ज़रूर संपर्क करिए, मैं आपकी पूरी कुंडली का एनालाइज करूँगा। जो आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन के जवाब मैं आपको वीडियो में भी दूँगा। और वीडियो बनने के बाद कोई डाउट रहता है तो आप बिना किसी संकोच के मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं पूर्ण रूप से आपको जवाब दूंगा और आपकी किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपके मन में नहीं रहेगा, जवाब और उपाय दोनों ही आपको मिलेगा। धन्यवाद।